नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और सभी टीचर भर्ती एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास के किस अनुक्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है? पहला ऑप्शन है आपका संवेगात्मक अनुक्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक अनुक्षेत्र और चौथा ऑप्शन है शारीरिक अनुक्षेत्र। तो इनमें से कौन सा अनुक्षेत्र जो होगा दोस्तों आपके स्मृति, समस्या समाधान और कल्पना कौशल और सृजनशीलता से आएगा? तो इनमें से होगा दोस्तों आपका संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी है, दूसरा ऑप्शन है विकास की दिशा शीर्षगामी है, तीसरा ऑप्शन है विकास की दिशा निकट दूरस्थ है और चौथा ऑप्शन है आपका विकास का क्रम यादृच्छिक है। तो इनमें से कौन सा आंसर जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा आपका विकास की दिशा जो होती है वो शीर्षगामी होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, दूसरा ऑप्शन केवल वातावरण का, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं शिक्षा का और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो बच्चों का विकास जो है दोस्तों किसका परिणाम होता है? तो वो होगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण नहीं है? यहाँ पे प्राथमिक होगा दोस्तों, जो प्राथमिक समाजीकरण नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका परिवार, दूसरा ऑप्शन है अड़ोस पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है समवयस्क और चौथा ऑप्शन है आपका सरकार। तो कौन सा जो कारक है दोस्तों आपका प्राथमिक समाजीकरण नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका सरकार, है ना। सरकार जो होते हैं प्राथमिक समाजीकरण नहीं होंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइंस की द्विधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहेलबर्ग ने विकास की किन विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकास और चौथा है आपका व्यक्तिगत विकास। तो कौन सा जो होगा दोस्तों लॉरेंस कोहेलबर्ग ने विकास के विभिन्न अवस्था के बारे में बताया है? तो वो हो जाएगा आपका नैतिक विकास, है ना। नैतिक विकास जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? पहला ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है संवेदी गामक। तो कौन सी अवस्था पे होगी दोस्तों लीला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, मिला लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आत्मसातीकरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा है आपका केंद्रीयता और चौथा है आपका संरक्षणता।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा से जोड़ लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण, है ना। आत्मसातीकरण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? क्योंकि ये तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। बच्चों का सीखना जो है किसके संदर्भ में होगा? पहला ऑप्शन है मनोगतिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है मनोलैंगिक और चौथा है आपका व्यवहारात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बच्चे जो है कैसे सीखना शुरू करते हैं? तो सामाजिक और सांस्कृतिक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र यानी कि जेडपीडी पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढाल देती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? पहला ऑप्शन दिया है आपका स्कैफोल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका अंतरपक्षता का प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग और चौथा है आपका विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 स्केप होल्डिंग, है ना। स्केप होल्डिंग जो है यानी कि बच्चों को सहारा देने का काम करती है एक टीचर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, दूसरा ऑप्शन योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और चौथा है अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं ना। बच्चे जो होंगे क्या होंगे? एक्टिव होते हैं प्रगतिशील कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। पहला ऑप्शन है आपका अंतर्व्यक्तित्व, दूसरा है आपका अंतःव्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन स्थानिक और चौथा है तार्किक गणितीय। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अंतःव्यक्तित्व यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 यह प्रस्तावित रखती है कि पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या फिर स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक कक्षाओं में अनुदेशन की भाषा एक समरूप होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए और चौथा ऑप्शन है आपका बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों कौन सा प्रस्ताव इसमें सही होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनको घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को जो है बैडमिंटन के लिए और लड़कियों को या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। तो यह क्या सूचित करते हैं? यानी कि दोस्तों एक विद्यालय है, एक स्कूल है जहाँ पे बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए लड़कों का चयन किया जा रहा है ना, और संगीत के लिए लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो यह किस चीज को सूचित करेगा? पहला ऑप्शन है जेंडर स्थायित्व, दूसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान, तीसरा ऑप्शन है जेंडर समानता और चौथा है आपका जेंडर रूढ़िबद्धता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका जेंडर रूढ़िबद्धता को ये सूचित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो शामिल है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तो वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरण की योजना बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कहा है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरे में कहा गया है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध करना। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 2 और 4 यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूल करना। चौथा ऑप्शन है वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों आकलन करने के लिए कौन सा सिद्धांत इनमें से सही हो जाएगा? तो वो होगा आपका सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा ऑप्शन है निःशक्त व्यक्ति यानी कि समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। और चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? यानी कि प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना जो है अच्छे से बताता है, उसे हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। दूसरा ऑप्शन शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है या रखती है। तीसरा ऑप्शन शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। और चौथा है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या फिर करती है। तो प्राथमिक शिक्षा में दोस्तों समावेशन की भावना का सटीक वर्णन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, तो ये भी प्रतिभाशाली छात्रों के गुण हैं। और तीसरा है तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ये तीनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं होगा? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। दूसरा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। तीसरा ऑप्शन है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जा सकता है।
और चौथा ऑप्शन है आपका दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना जो होगा दृष्टिबाधिता से जूझते हुए बालकों के लिए समावेशन में प्रभावशाली नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध अवसर देने चाहिए। तर्क दिया है आपका सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें कहा गया कथन जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के अलग अलग अवसर जो हैं देने चाहिए। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। और कारण कहा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो रीजन भी आपका सही होगा और कारण जो होगा दोस्तों वो सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यार्थी जो निमंत्रण के बाह्य आधारित में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। पहला ऑप्शन है योग्यता की कमी, दूसरा ऑप्शन है तैयारी की कमी, तीसरा ऑप्शन है त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और चौथा है दुर्भाग्य। तो विद्यार्थी जो है दोस्तों अपनी असफलता का कारण किसे बताएगी, तो वो होगा आपका दुर्भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण होगा दोस्तों, वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है आपका अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, दूसरा ऑप्शन है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, तीसरा ऑप्शन है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना और चौथा है आकलन की भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग। तो इसमें से कौन सा जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, तो वो होगा दोस्तों अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, ये जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जोखिम लेने में विविध विद्यार्थियों की सहायता करने में विधि, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में कहा है समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ऐसा करने से दोस्तों विद्यालय में भेदभाव हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा में आकलन की भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। पहला ऑप्शन है सैंपिंग यानी कि ढालना, दूसरा ऑप्शन है सीरिएशन यानी कि क्रमबद्धता, तीसरा है सामाजिक पृथक्करण और चौथा है परस्पर प्रश्न करना। तो कौन सा दोस्तों एक जो होगा सहगामी अधिगम युक्ति हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा परस्पर प्रश्न करना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए हैं ना, अलग अलग जो कैपेसिटी के बर्तन दिए गए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मस्तिष्क उद्वेलना करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है रचनावाद, तीसरा है प्रत्यक्ष अनुदेशन और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका रचनावाद, है ना। अलग अलग जो दोनों टीचर हैं, एक जो है आयतन के बारे में समझा रहे हैं और एक जो है कूड़े को यांत्रिक कार्य में बनाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। तो अलग अलग टीचर जो हैं अपने अपने हिसाब से रचना के तरीके से बता रहे हैं। रचनावाद तो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन दिया है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण कहता है
संज्ञान में सर्व महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जो संज्ञान होते हैं वो सर्व महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन में कहा गया है कि जो शिक्षा के जो ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कथन जो है दोस्तों आपका सही कहा गया है। और कारण में संज्ञान में सर्व महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो कारण भी आपका सही कहा गया है और कारण जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करने में प्रासंगिक है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। और चौथा है शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रासंगिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? समालोचनात्मक चिंतन में जो शामिल है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अधिसंज्ञान, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण, तीसरा है स्वविमर्श। तो समालोचनात्मक चिंतन में दोस्तों ये तीनों जो हो जाते हैं शामिल हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनीता जो कि 4वीं कक्षा की एक अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कोई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषयों में निरसता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। दूसरा ऑप्शन है आपका इन विद्यार्थियों को दंडित करे और इनकी सूचना उनके माता पिता को करे। तीसरा ऑप्शन पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करे। और चौथा ऑप्शन कहता है मान ले कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम से परे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों पर फिर से आपको चिंतन करना चाहिए कि बच्चे को कहाँ परेशानी हो रही है ना, और आपको फिर से पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना? आंतरिक रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो एक टीचर किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करेगा? पहला ऑप्शन है जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। और चौथा वे विद्यार्थी जो जल्दी से इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने जाने नहीं दूंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? तो करेंगे दोस्तों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, सबसे अधिक स्मार्ट कौन है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा करते हैं उन्हें सत्र में खेलने नहीं दूंगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। आपके पास 2 बचे हैं। जो विद्यार्थी पहले कार्य खत्म करेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। और दूसरे ऑप्शन में कहा है इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि इस गतिविधि से हम क्या क्या नया सीख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की गति खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। तीसरा ऑप्शन है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर।
और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो सीखने की गति जो है दोस्तों किस पर निर्भर कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सी टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम और सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।